हेलो, दिस इज़ फजल वहाब एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। हमारा जो टॉपिक है, पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने यही टॉपिक हमारा कंटिन्यू था, जो कि लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर है। इसमें डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ रहे हैं और डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के अंदर के डायमेंशंस, फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड जो हम पिछले वाले वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, वो हमारे पास होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन है, वो हमने डिस्कस किया था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन, जिसमें आप लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन निकालते हैं, राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन का डायमेंशन निकालते हैं और इन दोनों को इक्वल प्रूव करते हैं। एंड दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम चीज़ कर रहे हैं इसी डायमेंशंस के अंदर, वो डिराइविंग अ पॉसिबल फार्मूला फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर हम फार्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फार्मूला डिराइव करने के लिए जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, और इस प्रोसेस का जो सक्सेस है वो डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, कि जो फिजिकल क्वांटिटी आप मालूम करना चाह रहे हैं, जिसके लिए आप फार्मूला डिराइव करना चाह रहे हैं, उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है, उसकी सही निशानदेही करना इस प्रोसेस की सक्सेस की गारंटियर है। ठीक है, अगर आपने उसको मतलब उसके अंदर जो फैक्टर शामिल हैं, आपने उसमें से कुछ स्किप कर दिए, कुछ चीज़ मिस कर दिए, तो फार्मूला कभी नहीं आएगा, क्योंकि उन फैक्टर्स के ऊपर जाहिर है वो डिपेंड कर लेता है। तो जो फैक्टर्स जिसके ऊपर डिपेंड ही करता है और वो आपने मिस कर दिए, तो फिर ज़ाहिर फार्मूला तो बिल्कुल नहीं बनेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपको, एग्जांपल के तौर पे आपको लेट्स से पेंडुलम का टाइम पीरियड हम निकालते हैं, और ये एग्जांपल के तौर पे आज हम स्टडी करेंगे इस टॉपिक के अंदर, कि एक पेंडुलम है, उसका हमने टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, अब टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर लेता है? चार चीज़ें हैं उनके ऊपर डिपेंड कर लेता है। मिसाल के देखिए, हमारे पास ये पेंडुलम है, लेट्स से कि ये एक आपने चलो बहुत लंबा, ये पेंडुलम है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड हम निकालना चाहते हैं, तो ये लेट्स से कि ये इस तरह से। ठीक है, अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूं तो उसके लिए माजरत। बहरहाल ये लेट्स से कि हम एक पेंडुलम है और उसका टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए किन चीज़ों पे डिपेंड कर लेता है। एक लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के ऊपर, ये आपके पास लेंथ ऑफ, जो भी आपके पास लेंथ है उसकी, स्ट्रिंग जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर लेता है। सेकेंड चीज़ हमारे पास मास के ऊपर डिपेंड कर लेता है, एम के ऊपर डिपेंड कर लेता है। ठीक है, ये जो बॉडी है हैवी है, उसका मास ज़्यादा है या कम है, इस चीज़ के ऊपर दो चीज़ें हो गई। थर्ड हमारे पास एंगल के ऊपर डिपेंड कर लेता है। ये एंगल, देखिए ये एंगल जितना बढ़ता जाएगा, ये एंगल जितना बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? इसलिए कि अब ये ज़्यादा आगे जाएगा। देखिए अगर मैं एंगल बढ़ा रहा हूँ तो ये पेंडुलम कहाँ जाएगा? लेट्स से ये पेंडुलम इधर आ जाएगा, ये पेंडुलम इधर आ जाएगा। ये एंगल मैंने बढ़ा दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल बना दिया, तो इससे इसका फासला बढ़ जाता है। जब फासला बढ़ेगा तो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, फासला बढ़ेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, फासला कम होगा तो टाइम कम होगा। तो जब लेंथ, एंगल, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल आप बढ़ा रहे हैं तो ज़ाहिर है टाइम पीरियड बढ़ जाता है। तो इसके ऊपर भी डिपेंड कर लेता है, डायरेक्टली डिपेंड कर लेता है। एंगल बढ़ाने से टाइम पीरियड बढ़ता है, एंगल कम होने से टाइम पीरियड कम हो जाता है। और थर्ड चीज़ ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर लेता है। ठीक है, ये मैं ज़रा इसमें से हटा दूं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड कर लेता है, जी के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे जी के ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड कर लेता है कि जो पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट है, जिसमें टाइम ऑफ द पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, यू वांट टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, that depends upon whether you are conducting your experiment on the earth
और यू आर डूइंग दैट ऑन द मून, और यू आर डूइंग दैट समवेयर एल्स, किसी और जगह में आप ये करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो डिपेंड कर लेता है, क्योंकि हर जगह पे टाइम पीरियड चेंज होगा। जुपिटर के ऊपर अलग होगा, अर्थ के ऊपर अलग है, इस तरह से मून के ऊपर अलग है, किसी और सैयारे के ऊपर कुछ और होगा, तो ग्रेविटी के ऊपर भी डिपेंड कर लेता है। तो बेसिकली किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर लेता है, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम जो है, लेट्स से हम ये निकालना चाह रहे हैं, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम वो डिपेंड कर ले, टाइम पीरियड डिपेंड कर लेता है किस चीज के ऊपर, टाइम के ऊपर डिपेंड कर लेता है, सॉरी लेंथ के ऊपर डिपेंड कर लेता है। टाइम पीरियड डिपेंड कर लेता है मास के ऊपर डिपेंड कर लेता है। टाइम पीरियड डिपेंड कर लेता है थीटा के ऊपर डिपेंड कर लेता है। और टाइम पीरियड डिपेंड कर लेता है किस चीज़ के ऊपर, जी के ऊपर, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड। तो ये चार चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर लेते हैं। अब हम फार्मूला किस तरह से निकाल सकते हैं, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान में रख लें। वी डोंट नो एनीथिंग बिफोर डिराइविंग फार्मूला। हमें इन फैक्टर्स की निशानदेही करना बहुत ज़रूरी है। जब आपने निशानदेही कर ली कि भाई लेंथ, मास, थीटा और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, सीधा ये मैं चीज़ें हटा रहा हूँ। हम ये करते हैं कि भाई जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर लेता है किस चीज़ के ऊपर, लेंथ के ऊपर, ठीक है, मास के ऊपर, थीटा के ऊपर, या चले थीटा को आखिर में लगा दें, जी के ऊपर डिपेंड कर लेता है और थीटा के ऊपर डिपेंड कर लेता है। अब इन जो एक्सपोनेंट क्या ये स्क्वायर कौन सा है, इसमें स्क्वायर रूट कौन सा है, कोई इस तरह की क्या किसी का क्यूब बन रहा है, नहीं बन रहा, वो तो बाद में करेंगे। उसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि लेट्स है कि हमें तो पता नहीं कि लेंथ का क्या एक्सपोनेंट बनेगा, तो हम लेंथ के लिए ए लगा देते हैं एक्सपोनेंट। वी डोंट नो, ए की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है, निकालना पड़ेगा। मास के लिए वी डोंट नो, हम बी ले लेते हैं। जी के लिए वी डोंट नो, हम सी ले लेते हैं। थीटा के लिए इसकी क्या वैल्यू आएगी, हम डी ले लेते हैं। तो हमने इसका एक्सपोनेंट ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया और डी ले लिया। यही एक्चुअल चीज़ है जो कि हमें निकालनी होती है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फैक्टर्स जिसके ऊपर उसकी फार्मूला डिपेंड करता है, नंबर एक चीज़। सेकंड पर हम ए बी सी डी इसके एक्सपोनेंट्स लगाते हैं कि इसमें कौन सा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कौन सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है, कौन सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर रूट है। वी डोंट नो एनीथिंग। अब वो हम निकालने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ पहले से हमें पता है कि हम प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए हमेशा के लिए कॉन्स्टेंट लगाते हैं। तो ये इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट, और मल्टीप्लाइड बाय एल ए एम बी जी की सी और थीटा की हमारे पास डी, ये हमारे पास वैल्यूज आ रही है। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस कर लेते हैं। टी का हमें पहले से पता है कि टी का जो डायमेंशन है वो टी आपके पास आ रहा है, ये वाला डायमेंशन एनालिसिस हम कर रहे हैं, ठीक है। कांस्टेंट आपके पास आ जाएगा। इस कांस्टेंट के बारे में हमें कोई पता नहीं है, और ना हम आखिर में फार्मूले के अंदर भी कांस्टेंट ही आएगा, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। ओके, मल्टी एल के लिए कैपिटल एल हो जाएगा डायमेंशन, और ए हो जाएगा, बल्कि ए अंदर आ जाएगा, सॉरी फॉर दिस वन, ए आपके पास आ जाएगा। एम के लिए कैपिटल एम होता है, और ये बी और ये आ जाएगा अंदर। इस तरह से जी के लिए, सॉरी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए, ये एक्सेलरेशन है LT-2 है, LT-2। और इस होल की हमारे पास क्या आ रही है, इस होल की अगर आप इसको कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा C, और इसका फिर डायमेंशन आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से डी के लिए, थीटा के लिए हमारे पास जो आ रहा है थीटा है,
अच्छा, थीटा के लिए कोई वैल्यू हमारे पास डी ही लगा देते हैं, थीटा थीटा ही लग जाएगा, ठीक है, हमारे पास ये थीटा आ जाएगा। तो उसके लिए हम थीटा के लिए पर हम क्या करते हैं कि L/L-1 लगा देते हैं। L/L-1, इससे वैल्यू आपके पास 0 हो जाती है। ये हमारे पास आ जाएगा डी, और ये इसकी डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास इसकी डायमेंशन आ जाएगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि किस तरीके से हमारे पास इसकी वैल्यूज आएगी, ठीक है। ओके, एक थोड़ा सा मैं इसको दूसरे साइड पे कर लेता हूँ, इधर से हटा देते हैं। ओके, ये वाला हिस्सा इधर। ओके, टाइम के लिए प्रोपोर्शनलिटी को खत्म हमने कांस्टेंट लगाया हुआ है, ये कांस्टेंट अपनी जगह पे आ जाएगा, कांस्टेंट अपनी जगह पे आ जाएगा। एल के लिए कैपिटल एल हो जाएगा, और ये ए। एम के लिए कैपिटल एम आ जाएगा, और ये बी हो जाएगा। जी के लिए हमारे पास एल टी माइन, ये एक्सेलरेशन है, एल टी -2 हो जाएगा, और ये सी हो जाएगा, ठीक है। जी जो है ये एक्सेलरेशन है, हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो उसके लिए एल टी -2, एक्सेलरेशन का पहले हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो के अंदर, एल टी -2 है, तो उसके लिए एक्सेलरेशन एल टी -2 डायमेंशन आ जाएगी, और उसके ऊपर पावर सी है। थीटा के लिए एल और L-1, ये थीटा का डायमेंशन है, और ये हमारे पास डी आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले टी के लिए मैंने डायमेंशन लगाया नहीं है, टी के लिए भी डायमेंशन लगाई, ये टी का डायमेंशन, ठीक है। तो टी का डायमेंशन तो वैसे ही रहेगा, इसको तो हमने ज़ाहिर है सिंगल है, कांस्टेंट अपनी जगह पे, कांस्टेंट अपनी जगह पे। ओके, एल का ए हो जाएगा, एल का ए, और ओके एम का बी हो जाएगा हमारे पास। ओके, ये एल का ए और एल का सी आपस में प्लस हो जाएंगे, लेकिन आगे डी का भी आ रहा है, तो वो हम फिर उसको कर लेते हैं। लेकिन अगर हम उसको ये देखें, इसको एक काम करें, ये एल का यू कर लें, एल का ये ए, ओके, ये एल का सी प्लस सी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस सी हो जाएगा, एल का ए प्लस सी, और एल का डी आपके पास आ रहा है, प्लस डी हो जाएगा। एल का ए प्लस सी और एल का डी, L-1, मेरे ख्याल में डी लगाने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि L और L-1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब कैंसिल हो जाएगा 1 की पावर D उस ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए इसकी कोई ज़रूरत, D की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे पास। A प्लस C हो जाएगा, L का ऑटोमेटिकली ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो A प्लस C हमारे पास आ रहा है। इस तरीके से हमारे पास M का जो आएगा, M का B, ओनली B ही है, इसमें कोई और चीज़ है नहीं। T का हमारे पास जो आ रहा है, ओके वेट, ये बी, और टी का -2c हमारे पास आ रहा है, -2c हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। अब इसमें देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे L हमारे पास है नहीं, राइट हैंड साइड पे L है, तो इसका मतलब L अगर हम इसको यूँ लिख दें, L की पावर 0 लगा देंगे, क्योंकि है नहीं। जब नहीं है तो L की पावर 0 लगाने से ये 1 हो जाएगा, तो 1 इधर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम पावर 0 लगा दें, क्योंकि L हमारे पास राइट हैंड साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे L लगा देंगे, इसकी पावर 0 कर देंगे, तो उससे 1 हो जाता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन इक्वेशन में बराबर करना होता है। इस तरह से M हमारे पास नहीं है, तो इसकी पावर भी हम 0 लगा देंगे। इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो पावर 0 लगा देंगे। अच्छा, टी तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो टी हमारे पास आ जाएगा सिंगल, 1 ही आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू कांस्टेंट
कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय ये एल ए प्लस सी एम बी हो जाएगा। शायद आप लोगों को शायद नज़र नहीं आ रहा, मैं इसको इधर कर लेता हूँ। एम हमारे पास बी आ जाएगा और टी जो हमारे पास बनेगा वो -2c हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब आप इनको क्या कीजिए, कंपेयर कीजिएगा। L का a प्लस सी और 0, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी a प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी ये भी L है, ये भी L है, तो एक्सपोनेंट इधर a प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, फॉर L जो हमारे पास है एक इक्वेशन आ जाएगी a प्लस सी इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0। m के लिए b है और m के लिए 0 है, तो b इज इक्वल टू हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके इस तरह से हमारे पास t जो है -2c इज इक्वल टू 1, इसकी पावर यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो चीज़ें हमारे पास आ चुकी है, एक तो b की पावर 0 है तो b तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। a प्लस सी है, इसकी पावर 0। देखिए अब इसमें से c की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू -1/2। c की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, इससे हम क्या की वैल्यू निकाल सकते हैं, a की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इस दिस इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दें, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दें। ठीक है, अब हमने c की वैल्यू निकाली -1/2, ये c की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर डाल दीजिएगा, तो a प्लस -1/2 सॉरी c की वैल्यू -1/2 इज इक्वल टू 0। तो a इज -1/2 उधर जाके +1/2। ठीक है, तो a की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू -1/2। ठीक है, ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हम फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं, मैं ज़रा इस साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को हटा रहा हूँ, ये वाला, ताकि फार्मूला मैं डिराइव कर सकूँ। ठीक है, तो अब इसमें से एक चीज़ ये कीजिएगा, ये देखें, इसमें अब क्या करें, ये वैल्यूज़ लगाइएगा। सॉरी मैं इसको इधर ही कर लूँ, मेरे पास जो वैल्यू आ रही है ये वाली, t इज इक्वल टू कांस्टेंट L की a, m की b और g की c और थीटा की d, ये वैल्यूज। अब इसके अंदर ये वैल्यूज लगा दें, तो t कांस्टेंट अपनी जगह पे, कांस्टेंट L की a, तो L की a की वैल्यू क्या है 1/2, तो L a की जगह 1/2 लगाइए, ये 1/2 लगा दिया, मल्टीप्लाइड बाय m है, m की b इज इक्वल टू 0, तो m की पावर 0 लग जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय g की c -1/2 लग जाएगी, -1/2। ये देखिए g की वैल्यू हमारे पास जो है आ रही है, इसमें g की वैल्यू, g की जो पावर है वो c है और c की वैल्यू -1/2, तो g की, अच्छा थीटा है d तो हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, तो d की पावर हमारे पास 0 हो जाएगी, क्योंकि उसमें ज़ाहिर है वो ख़त्म हो गया था, तो थीटा तो ख़त्म ही हो जाएगा इसमें से। ठीक है, अब फाइनली हमारे पास जो है जो चीज़ आएगी, फार्मूला जो बन जाएगा, t इज इक्वल टू कांस्टेंट L ये अपॉन g, इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर -1/2 है। ठीक है, सॉरी ये पावर ऊपर ही लगा दीजिएगा, 1/2 और g की पावर -1/2। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये जो चीज़ आ रही है -1/2, ये अंडर रूट है, इसको हम यूँ कर सकते हैं कि 1/2 कॉमन निकालें, L अपॉन g हो जाएगा और 1/2 के लिए अंडर रूट हो जाएगा। तो इस तरह से t की जो वैल्यू आएगी, कांस्टेंट
L/G अंडर रूट, ये इसका एक्चुअली फार्मूला हमने डिराइव कर दिया, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक। सॉरी मेरी जगह थोड़ी सी कम थी तो इस वजह से ये फाइनली आपके पास ठीक है कांस्टेंट L/G अंडर रूट, ये फार्मूला टाइम पीरियड के लिए हमारे पास। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू अब यहाँ पे हम नहीं निकाल रहे, उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हमारे पास ये 3 टाइम पीरियड मिलना चाहिए, लेंथ और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू तो खैर बहरहाल हमारे पास है 9.8 है, लेकिन लेंथ और टाइम पीरियड की वैल्यू अगर हमारे पास है तो फिर हम ये कांस्टेंट निकाल सकते हैं जो कि 2π के बराबर है, पहले से है क्योंकि 2π L/G अंडर रूट ये फार्मूला है। लेकिन इस फार्मूले में डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर हम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते, हम सिर्फ फार्मूला निकाल सकते हैं और फार्मूले के अंदर जो कांस्टेंट आएगा वो कांस्टेंट ही लिखेंगे, जो कि बाद में हम अगर हमारे पास ये वैल्यूज आती हैं तो उससे हम ये वैल्यूज पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का डिराइविंग पॉसिबल फार्मूला। एक वंस अगेन एक दफ़ा थोड़ा सा मैं समरी बता दूं, आपने क्या करना है, डिराइविंग पॉसिबल फार्मूले के अंदर जिस चीज़ का फार्मूला निकाल रहे हैं किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है आपको पहले से पता होना चाहिए। जैसे टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है वो लेंथ के ऊपर, मास के ऊपर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और थीटा के ऊपर डिपेंड कर लेता है। ये चीज़ें हमें पहले पता चल गई। उसके बाद हम क्या करते हैं कि सीधा सीधा ऐसे ही हर एक के लिए, ये सिर्फ इसके लिए नहीं सब के लिए T हमें चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय मास मल्टीप्लाइड बाय G मल्टीप्लाइड बाय थीटा। इस तरह से कोई भी चीज़ हो उस सब में ऐसे ही लगेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक वेलोसिटी निकालना चाह रहा हूँ VF = VI + AT करूँगा तो उसमें भी मुझे पता है कि फाइनल वेलोसिटी का ताल्लुक किस चीज़ के साथ है, इनिशियल वेलोसिटी के साथ है, टाइम के साथ है, एक्सेलरेशन के साथ है। तो मैं क्या करूँगा, VI करूँगा और VF ऊपर लिख लूँगा, VI कर दूँगा और फिर इस तरीके से T कर दूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा चीज़ इस तरीके से। तो फिर हम उसको जब सॉल्व करेंगे फिर हम क्या करते हैं कि हमें यहाँ पे इसकी जो पावर है, ये जो एक्सपेंड हमें पता नहीं है, वो एक्चुअली हमें वही निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए हम इक्वलिटी सिंबल लगा देते हैं। इक्वलिटी सिंबल लगाते हैं, पहले आपने क्या किया, L के ऊपर A लगा दिया, M के ऊपर B लगा दिया, G के ऊपर C लगा दिया, थीटा के ऊपर D, और अगर कोई और चीज़ है तो उसमें भी यही करना पड़ता है। ठीक है, फिर हम प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए इक्वलिटी सिंबल लगा देते हैं, कांस्टेंट L, M और ये इस तरह से हमने लगा दिया। फिर हम क्या करते हैं कि भाई ये चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस, T का डायमेंशन लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये चीज़ ध्यान में रख लें कि मैंने यहाँ पे इसको फॉलो किया, ये स्टेप आपने इस तरह से करना है कि ये जब आपके पास ये स्टेप हो जाएगा यहाँ तक, फिर आपने ये फार्मूला इधर उतारना है फिर से, और इसके नीचे फिर ये स्टेप्स आपने उतारने हैं, इस तरीके से करना है। ठीक है, तो आपके पास A, B, C जो भी आपके पास एक्सपोनेंट्स है उसकी वैल्यू आएंगी और फिर इसी फार्मूले के अंदर वो वैल्यूज डाल दें, खुद ब खुद आपके पास फार्मूला बन जाएगा। तो ये फाइनली है डेरिवेशन ऑफ अ पॉसिबल फार्मूला फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन इसके अभी हमारे पास न्यूमेरिकल्स रहते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, और अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स हैं डायमेंशंस के जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस हैं, कहीं पर डिराइविंग पॉसिबल फार्मूला आएगा वो हमने करना होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह है उसकी वो हमने करना होता है। इसके अलावा और बहुत सारे हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, इसकी एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही है।